अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हो? ओके। पढ़ लिया कल का? हाँ, ओके। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज फर्स्ट आर्टिकल से। हाँ, जो आर्टिकल फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, तो इसमें क्या है? इसमें दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है यूनियन, दूसरा वर्ड है टेरिटरीज। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस हो जाएगा आज के लेक्चर में। यूनियन क्या होता है, टेरिटरीज क्या होते हैं। ओके, तो जो ये यूनियन एंड टेरिटरीज हैं ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हमें क्या आता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, तो लेकिन ये आता है पार्ट 1 में आता है, पार्ट फर्स्ट। सेकंड में आता है सिटीजनशिप। ओके, तो अब इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? अब पार्ट 1 में 4 आर्टिकल आते हैं। तो 4 आर्टिकल के बारे में डिस्कस हो जाएगा। ओके, आर्टिकल फर्स्ट, ठीक है ना। हम यूनियन के बारे में बात करेंगे, हम टेरिटरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हमें पहले ही मालूम हो जाएगा कि यूनियन क्या होता है, टेरिटरी क्या होता है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? शाबाश, व्हाट आर्टिकल 1 लेज डाउन? शाबाश। अगर मैं ये कहूं इंडिया, दैट इज भारत, क्या ये सही टर्म है जो आर्टिकल 1 में लिखा है? क्या नहीं लिखा है? नहीं, एक हो गया आप खुद कहते हो, दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, वही है कि और कुछ है? शाबाश, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। याद रखना, इंडिया दैट इज भारत, बस यही याद रखना है। हाँ, और कुछ याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर। आई कैन से इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो ये यूनियन है इसके दो मीनिंग्स हैं। कितने? हाउ मेनी? 2 मीनिंग्स। जो मैं यूनियन की बात कर रहा हूं, ये वाले, इस वाले यूनियन की जो बात कर रहा हूं, इट हैज 2 मीनिंग्स। 2 मीनिंग्स क्या है? कि जो इंडिया है, जो यहां के स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स जमा नहीं हुए हैं टू क्रिएट द फेडरेशन, जिस तरह अमेरिका में हुआ है। दे हैव नॉट यूनाइटेड टू क्रिएट द फेडरेशन। ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। जो कहां पर हुआ है? देखो, इसके 2 मीनिंग्स हैं। एक मैंने कहा कि स्टेट्स हैव नॉट कम, स्टेट्स हैव नॉट कम टू क्रिएट व्हाट? टू क्रिएट फेडरेशन। ठीक है, और साथ साथ में इसकी दूसरी मीनिंग ये भी है कि अगर ये ऐसे नहीं बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इन स्टेट्स को राइट भी नहीं है कि ये इस यूनियन से अलग हो सकते हैं, ये इस फेडरेशन से अलग हो सकते हैं। तो 2 चीजें आपको याद रखनी। पहला ये है कि स्टेट्स हैव नॉट कम टू क्रिएट व्हाट? फेडरेशन। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ऐड करना है कि स्टेट्स हैव नो राइट, स्टेट्स हैव नो राइट, कोई हक नहीं है टू व्हाट? टू सीड। टू सीड का मतलब है अलग नहीं हो सकती है। तो ये लिखा है हमारे आर्टिकल 1 में। एक होता है यूनियन, दूसरा होता है टेरिटरीज। यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा होता है टेरिटरीज। तो क्या फर्क है इसमें? शाबाश। यूटीज आएगी। देखो, अगर मैं यूनियन की बात करूं, अगर मैं टेरिटरीज की बात करूं,
ठीक है भाई। यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है ऑल द स्टेट्स, ऑल द स्टेट्स। आप क्यों हंस रहे हैं? ऑल द स्टेट्स। बट द यूनियन डज नॉट इंक्लूड what we call as UTs, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी यूनियन में सिर्फ क्या आता है? टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। लेकिन दूसरा जो होता है टेरिटरी, टेरिटरी में क्या आता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। क्या मतलब है इसका? यूनियन का मतलब है सिर्फ जिसमें क्या आएंगे? स्टेट आएंगे, इसमें यूनियन टेरिटरीज नहीं आएंगे। तो फिर टेरिटरीज में क्या आता है? टेरिटरीज में आता है नंबर 1, कभी कभार क्वेश्चन आता है इसमें, सबसे पहले इसमें आता है स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स। ओके, सेकंड टेरिटरी ऑफ यूटीज, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एनी एरिया दैट मे बी एक्वायर्ड बाय दिस गवर्नमेंट, एनी एरिया दैट मे बी एक्वायर्ड बाय होम, बाय द गवर्नमेंट। कभी कभार अगर गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि कुछ ऐसा हो जाएगा, वो किसी कंट्री के बाहर किसी भी एरिया को अपने साथ ले जाएगा, तो वो भी आता है किसमें? टेरिटरी में। यूनियन में सिर्फ क्या आता है? स्टेट्स आते हैं, लेकिन टेरिटरी में क्या आता है? उसमें स्टेट्स भी आते हैं, उसमें यूटीज भी आते हैं, उसमें वो एरियाज भी आते हैं जो कभी कभार गवर्नमेंट अगर एक्वायर करेगी बाहर के बाहर के एरिया से। यानी यहां मैं लिख सकता हूं एक्वायर द एरियाज बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जब भी कभी कभार गवर्नमेंट को क्या लगेगा कि हमें क्या करना है, हमें किसी एरिया को क्या करना है? एक्वायर करना है। से फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं कि यहां पर फ्रेंच और पोर्चुगीज की पोजीशन थी कि नहीं थी? मैं यहां पर लिख सकता हूं एग्जांपल, फ्रेंच की पोजीशन थी कि नहीं थी? मैं ये भी कह सकता हूं कि पोर्चुगीज की भी थी। फॉर एग्जांपल फ्रेंच की थी पुडुचेरी, थी कि नहीं थी? पौंडीचेरी थी, कराईकल, माहे, यनम। ये जो है, ये एरियाज जो हैं, ये किसके अंडर में था? फ्रेंच के अंडर में था। लेकिन जो पोर्चुगीज है, ये किसके अंडर में था? मतलब इनके अंडर में क्या क्या था? इसमें आता है गोवा, दामन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है भाई। तो ये किन के अंडर में था? हाँ, ये पोर्चुगीज के अंडर था। इसका मतलब ये है कि ये फ्रेंच पोजीशन थी, ये पोर्चुगीज की पोजीशन थी। अब इनको क्या किया इंडिया ने? ये उनके अंडर में था, ये उनके कंट्रोल में था। जब इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भी ये उनके अंडर में था। किनके अंडर में? फ्रेंच और पोर्चुगीज के अंडर में था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर उस वक्त की बात है जब इंडिया 1950 में डिक्लेयर हुआ आज़ाद, ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, 1947 में आज़ादी हो गई। तो 50 में जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसमें ये वाले एरियाज नहीं आते थे, ये वाले एरियाज उसमें नहीं आते थे। तो उसमें एरिया जो आता था वो पहले ये और ये आता था। तो फिर क्या हुआ? फिर आहिस्ता आहिस्ता 1963 में, 1963 की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो पुडुचेरी हिंदुस्तान का बन गया। 63, 50 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 1947 में आज़ादी हो गई, 63 में ये वाले एरियाज किसको मिल गए? इंडिया को। तो हम कहते हैं पहला जो अपने स्टेट्स थे, पहले जो अपनी यूटीज थे, उसके बाद जो उसने एक्वायर किए, हाँ, फ्रॉम द पोजिशंस डन बाय फ्रेंच एंड पोर्चुगीज, जो इनके अंडर था उनको ही किसके साथ रखा? अपने साथ लिया, एक्वायर किया, हाँ, एक्वायर किया, अपने टेरिटरीज में इसको ऐड किया। तो ऐड जब किया, ये 1963 की बात है भाई। अच्छा, आप मुझे बोलेंगे कि पुडुचेरी कहाँ पर है? पुडुचेरी तो सर बहुत सारे स्टेट्स में है ना? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्ट पे है सर। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, केरला में है। ठीक है, तो ये सारे एरियाज जो है ना, ये बनाते हैं पुडुचेरी। ठीक है, कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो वेस्ट बंगाल में भी है, लेकिन फिर वो अलग किया गया था, वो इसके साथ नहीं रखा गया बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए वो बहुत दूर होता था। तो ये वाले एरिया जो ये नज़दीकी हैं, पुडुचेरी का कुछ हिस्सा,
यानी तमिलनाडु में, कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में और कुछ हिस्सा केरला में, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए वेस्ट बंगाल का इलाका जो है वो दूर था, तो उसको उसी टाइम पर क्या किया गया था, अलग किया गया था, लेकिन इनको एक ही बनाया गया था, जबकि ये बहुत सारे स्टेटों में है, 3 स्टेटों में है राइट नाउ, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसको हम कहते हैं टेरिटरी, इसको हम कहते हैं यूनियन। यूनियन में सिर्फ स्टेट आती है और टेरिटरी में 3 चीजें आती हैं, स्टेट भी आती है, यूटी भी आती है, और वो एरियाज जो ये एक्योर करेगी करेगी हाँ, कल कुछ और करेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा, क्योंकि पुडुचेरी, कराईकल, माही, यनमजी ये हिंदुस्तान के पास नहीं था, अब है, कल और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पीओके है, एक्योर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस वक्त है, मगर ये था नहीं ना ओरिजिनल, ये एक्योर किया गया है, ये एक्योर किया गया है, इसलिए मैं एग्जाम्पल इसके अंदर दे रहा हूं, क्योंकि ये एक्योर्ड है, ये ओरिजिनल नहीं था, इट्स एक्योर्ड, तो इसलिए मैं तीसरे वाले में लिख रहा हूं। कल मान लो कि कुछ एरियाज जो श्रीलंका के हैं, मे बी कल वो एक्योर हो सकते हैं, मे बी, ठीक है, मे बी कल म्यांमार का कुछ हिस्सा इसके साथ एक्योर हो जाएगा, तो हम वो किस में आएगा, वो टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा, ठीक है भाई। वो यूनियन हम उसको नहीं कहते, हम उसको टेरिटरी कहते हैं। यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आते हैं और टेरिटरी में स्टेट्स भी आते हैं, यूटीज भी आते हैं, एंड द एरिया दैट मे बी एक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट एट एनी टाइम, ठीक है। फिर वो कैसा होता है, किस तरह का होता है रूल, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये हो जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जो ये स्टेट्स हैं, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे पहले, 390 व्हाट, 395, कितने शेड्यूल्स थे, 8, कितने पार्ट्स, 22, ठीक है। तो इसका मतलब है पहले कितने शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स पहले ही से थे। जो ये स्टेट्स को हमने कैटेगराइज किया था, जिस तरह आप आज देखते हो ना, स्टेट एंड यूटीज, पहले स्टेट एंड यूटीज नहीं था, पहले क्या था, पहले पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था, पार्ट डी था। पार्ट ए स्टेट्स बोलते हैं इसको, पार्ट बी स्टेट्स बोलते हैं, पार्ट सी स्टेट्स बोलते हैं, एंड पार्ट डी इसको क्या बोलते हैं, टेरिटरीज। याद रखना, पहले जिस तरह आज आप देखते हो स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है, पहले स्टेट एंड यूटी नहीं था, पहले क्या था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। लेकिन पार्ट ए में क्या था, स्टेट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को स्टेट्स कहते हैं, लेकिन पार्ट डी में स्टेट्स वर्ड मेंशन नहीं है, पार्ट डी में टेरिटरीज। ये खास ख्याल रखना, यहां पर भी स्टेट है, स्टेट, बट हियर इज नो स्टेट, हियर इज टेरिटरी, इस चीज का खास ख्याल रखना। तो पार्ट ए में जो है, मैं कह रहा हूं पहले 8 शेड्यूल्स थे, पहले थे। जो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी जो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, अडॉप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन विच शेड्यूल, सके दोस्तों ना, मैं कह रहा हूं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी जो है, ए बी सी स्टेट्स एंड पार्ट डी टेरिटरीज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको अडॉप्ट किया एंड इनकॉर्पोरेट किया, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, मगर किस शेड्यूल में, एग्जैक्टली फर्स्ट शेड्यूल। याद रखना, फर्स्ट शेड्यूल में इनका मेंशन किया गया था। अच्छा, शेड्यूल क्या है, पार्ट क्या है, ओके। तो पहले मैं शेड्यूल के बारे में थोड़ा बोलूं। 395 क्या है, पहले मुझे बोलो, आर्टिकल समझ में आया है, चलो। 8 और 12 शेड्यूल्स हैं, ये ना, और क्या समझना है, पार्ट कितने, 25, अर्लियर इट वर 22।
आर्टिकल तो जैसे कि हम कहते हैं ना, सिंपल ले में लैंग्वेज में हम कहते हैं ना, नंबरिंग होती है ना, सीरियल नंबर, तो ऐसे ही मान लो कि आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1, सीरियल नंबर 1, 0, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। फिर आर्टिकल के अपने सब पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल फॉर एग्जांपल 19 क्लास 1, आर्टिकल 19 होता है क्लास 1 सब क्लास ए, ऐसे करके उनमें और फ्रैक्शंस होते हैं, वो अलग बात है। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि 395 आर्टिकल्स हैं, 395 सीरियल नंबर है। मान लो सीरियल नंबर नहीं कहना कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज रॉन्ग टू से, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम सेइंग कि सीरियल नंबर मान लो सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा स्केड्यूल्स। कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं, याद रखना, कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लियरली मेंशन नहीं होता है आर्टिकल में। क्या? कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इन एनी आर्टिकल, सो उनका एक्सप्लेनेशन होता है कहीं और, उनको हम कहते हैं स्केड्यूल्स। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रा, या इनको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ओके, दे आर कॉल्ड अपेंडिक्स एंड यू कैन राइट सम provisions are not clearly defined in the constitution and their explanation somewhere else। वो somewhere else क्या बनता है? schedules बनते हैं। मतलब शेड्यूल में अंदर के भी का आर्टिकल आ जाएगा, आएंगे ना, और क्या आएंगे, प्रोविजंस आते हैं ना इसमें, ठीक है। यानी उन्हीं आर्टिकलों का, यही आर्टिकल का एक्सप्लेनेशन वहां पर है, ठीक है। या हम अपेंडिक्स बोलो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो आप। तो मैंने आपको क्लियरली डिफाइन किया कि हम कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं आर्टिकल्स में जो क्लियरली डिफाइन नहीं होता, उनका क्लियर डेफिनेशन जो है वो इधर है। किधर है? शेड्यूल में। उन्हीं को हम शेड्यूल कहते हैं जो हमें क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स का। समझा ना सबको? ओके। पार्ट, जिस तरह आपके बॉडी के पार्ट है, हमने इसके हिस्से किए हैं। ये एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। ओके, देयर इज समथिंग फिशिंग, कुछ हो रहा है आपके अंदर। नहीं पता था मेरे को क्या हो गया सुबह से ही आज गिने क्लोनिंग असल बैठ के हैं। बात सुन लेना कि एक डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने पार्ट किए हैं, अलग अलग हिस्से किए हैं। इस पार्ट 1 में हमने कुछ एक कहानी रखी है, दूसरे पार्ट में दूसरी कहानी है, तीसरे पार्ट में तीसरी कहानी है, चौथे पार्ट में चौथी कहानी है। यानी जो पार्ट ए है ये कहता है यूनियन के हिसाब से बात करता है, ये टेरिटरी के हिसाब से बात करता है। फिर यूनियन टेरिटरी की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, पार्ट 2 में हम सिटीजनशिप की बात करते हैं। फिर सिटीजन की बात हम यहाँ नहीं करते, यहाँ पर हम करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग हिस्से हमने किए जिसको हम कहते हैं पार्ट्स। ओके ओके, यहाँ समझ में आया सबको? अब हम आगे बात करते हैं कि जो पार्ट ए स्टेट है, पार्ट बी स्टेट है, पार्ट सी स्टेट, पार्ट डी टेरिटरी है। जो पार्ट ए बी सी स्टेट है एंड पार्ट डी टेरिटरी है, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। सो यू हैव टू रिमेंबर एवरी वर्ड। इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था और इनकॉर्पोरेट किया था किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। मगर कहां पर? पहले शेड्यूल में। पहले ही शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था। ओके, अब मुझे ये बोलो, जो पार्ट ए स्टेट्स हैं इसमें कितने स्टेट्स, तब के स्टेट्स कितने आते थे? शाबाश। वही 10? इट इज 9, बट व्हाट 9? 9 क्या? लिखो, हाँ लिखो, 9 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 9 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पार्ट बी में, शाबाश, हाँ, पार्ट बी में आता है 5 प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, विद लेजिस्लेचर, ठीक है, विद लेजिस्लेचर। इसमें भी आते हैं, पार्ट सी में 5 आते हैं, 5 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड
स्टेट्स, क्या? हाँ, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड स्टेट्स। एंड पार्ट डी में क्या आता है? इसमें तो कोई स्टेट नहीं आएगी ना, इसमें क्या आएगी? टेरिटरी आएगी। सो यू कैन राइट टेरिटरीज। पार्ट डी में आता है टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है किस पार्ट में क्या आता था, किस पार्ट में कौन सा आता, पार्ट ए में क्या था, पार्ट बी में क्या था, पार्ट सी में क्या था, और पार्ट डी में क्या है। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए, चलो ये तो पुरानी कहानी है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तैयार किया था कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हाँ सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ, मैं यहां पर लिखता हूं सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ, सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ, जो मैप ऑफ इंडिया है वो चेंज हो गया। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि नए नए स्टेट्स बन गए, नया नया नक्शा चेंज हो गया, तो इंडिया का नक्शा कंटिन्यूअसली चेंज होता गया। तो इसलिए मैं यहां लिखता हूं सब्सिक्वेंट ईयर्स में जो मैप है, किसका? मैप ऑफ इंडिया जो है अंडरवेंट चेंज, अंडरवेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं, एग्जाम्पल में यहां पर देख सकता हूं कि सबसे पहली स्टेट जो क्रिएट की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश। ओके, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो 1953 में बनाई गई थी आंध्रा एक्ट पर। हाँ, आंध्रा एक्ट 1953 सबसे पहली स्टेट, हाँ, जो किसके बुनियाद पर बनाई गई थी? लैंग्वेज के बुनियाद पर बनाई गई थी। तो ऑब्वियसली मैप तो अंदर चेंज हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली, इसलिए मैंने कहा कि अंडरवेंट चेंज। ओके, अच्छा, उसके बाद जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1956 में, 7th यहां मैं लिख रहा हूं, उसके बाद जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956, उससे क्या हुआ? मैं पहले कह रहा हूं, पहले पार्ट ए बी सी एंड डी था, उसके बाद अंडरवेंट चेंज द मैप ऑफ इंडिया, उसके बाद पार्ट ए एंड बी रहा। क्या रहा? पार्ट ए एंड बी। लेकिन जो ही 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई, कब हुई? 1956 में। उससे क्या हुआ? इट रिड्यूस्ड द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैं क्या कह रहा हूं? मैं फिर से कह रहा हूं, जब 1953 में चेंज हो गया मैप ऑफ इंडिया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बन गई ना। तो 1953 में जब और एक स्टेट कार्व हो गई और एक स्टेट बन गई, तो जो ही बन गई आंध्र एक्ट के अंडर 1953, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ? जो स्टेट ए बी सी एंड डी कैटेगरी था ये खत्म हो गया, फिर पार्ट ए एंड पार्ट बी ही रह गया। जो ही पार्ट ए और पार्ट बी रह गया, फिर जब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई 1956 में, उससे क्या हुआ? जो डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट एंड पार्ट बी थी, ये क्या हो गई? ये खत्म हो गई। समझ आ रहा है? ये खत्म हो गई। जो ही ये खत्म हो गई, आजकल आप देखते हो, आजकल हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी नहीं है, आजकल हमारे पास स्टेट्स और यूटीज है। याद है, तब से लेके आज स्टेट्स एंड यूटीज है। क्या आप मुझे कहेंगे उस वक्त 1956 में हमारे पास कितने स्टेट्स और कितने यूटीज थे? शाबाश, 14 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज? 6। याद रखना, 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, हाँ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उस टाइम पर हमारे पास जो स्टेट्स थी और यूटीज जो थी, स्टेट्स कितने थे? 14, यूटीज कितने थे? 6। फिर आहिस्ता 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 आज कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। कितने यूटीज हैं? 9। क्या मुझे आप गिन के बोलेंगे कितने 9 कौन कौन से हैं? हाँ बोलो। नहीं, अच्छा बोलो, आप ही बोलो। 8 ही है, दमन दीव एंड हैदराबाद को सब एक ही मिलाया, मर्ज किया गया। एग्जैक्टली 19 में। तो कितने हैं अब? 8। क्या क्या हैं? ऊपर से आजा, लद्दाख, यूटी, जे&के, यूटी हो गए 2, फिर आगे चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली 4, दमन दीव नगर हवेली 5, अंडमान निकोबार 6, लक्षद्वीप 7, पुडुचेरी 8। ठीक है।
तो असल में नाउ थे, ऑब्वियसली दैट इज राइट, लेकिन उनको वहां पर मर्ज किया गया, तो उसको एक ही यूटी बनाई गई थी। किसको? दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज किया गया 2019 में, तो ये एक ही यूटी बन गई। ठीक है, तो सो फार वो इस वक्त, सो फार मैं नहीं कह सकता हूँ, इस वक्त जो आज प्रेजेंट पोजीशन है 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है। मे बी कल जम्मू एंड कश्मीर को फिर स्टेटहुड मिलेगी तो 29 स्टेट्स वापस आएंगे और 7 यूटीज हो जाएंगे, क्योंकि उससे पहले जो था, क्योंकि उससे पहले दादर एंड नागर हवेली 2 थे, जे&के और लद्दाख यूटी नहीं थी, तो वो तब भी कितने थे? वो 7 तब भी कितने थे? वो 7। तो जे&के को फिर से बनाया गया 8, लद्दाख को फिर से बनाया गया 9, वहां से उन दोनों को मर्ज किया तो फिर वापस आ गए 8। ठीक है, तो इस वक्त भी हमारे पास कितने हैं? 8 हैं और 28 स्टेट्स हैं। तो लेकिन उस टाइम पर कितने थे? जब हमने पहली बार पार्ट ए और पार्ट बी को खत्म किया, हमने स्टेट और यूटी को बनाया, तब उस वक्त 14 और 6 थे, 14 स्टेट्स और 6 यूटीज। इस चीज का खास ख्याल रखना। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किया गया ना, उनको फिर से स्टेट बनाया गई, उनको स्टेटहुड मिल रहा है। हाँ, जैसे कि पंजाब और हरियाणा को अलग स्टेट बनाया गया 1966 में। ठीक है, झारखंड को, है ना, झारखंड बिहार को। रिसेंटली कौन सी स्टेट बनी थी लास्ट में? तेलंगाना। कब? 2014 में, जब किसी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ओके, now the question is regarding Bharat and regarding India. What do you call as Bharat and what is India? Shabash. What is Bharat and what is India? देखो, भारत क्या है? भारत इज एक्चुअली एन एंशिएंट नेम। क्या? भारत जो है, दिस इज एन एंशिएंट नेम, और ये पॉपुलर भी नेम है। पॉपुलर है इनसाइड, इनसाइड मतलब इनसाइड द कंट्री। इंडिया में एक पुराने जमाने से इसको भारत कहा जाता था, आज ही भारत कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एंशिएंट नेम है और बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में। लेकिन जो ही हम भारत के बाहर निकलते हैं, भारत इज नोन आउटसाइड एज इंडिया, नॉट एज भारत। मैं भी कहता हूं आपको, आउटसाइड इंडिया, सॉरी, आउटसाइड भारत, इसको हम क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। ओके, जब हम भारत से बाहर निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड नेशंस, वहां पर भारत नहीं लिखा है, वहां पर इंडिया लिखा है, याद रखना। यूनाइटेड नेशंस जो हैं वहां पर इंडिया लिखा है, ना कि भारत लिखा है। अच्छा, जितने भी ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो हैं उन पर भी इंडिया लिखा है, ना कि एज ए भारत लिखा है। अब क्या करेंगे? यहां के लोग इसको बोलते हैं भारत, लेकिन इसी भारत को बाहर जानते हैं किस नाम से? इंडिया के नाम से। वो था ट्रेडिशनल नाम, ये था मॉडर्न नेम। दिस इज मॉडर्न नेम। ओके, दिस इज मॉडर्न एंड दिस इज एंशिएंट नेम। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों साइड से मसला है। मसला क्या है? कि मसला है कि बाहर इसको बोलते हैं इंडिया, लेकिन इंडियंस खुद इसको क्या बोलते हैं? भारत। अब क्या है? अब मसला ये है कि दोनों नाम को बहुत ही सपोर्टर्स थे, बोथ द टू नेम्स। जो दोनों नाम थे इनको बहुत ही वोटरीज थे, वोट उसको भी करते थे, वोट इसको भी करते थे। फिर क्या किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने दोनों नाम को अडॉप्ट किया। अब एक कोई नहीं कर सकते ना, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो भारत कहेगा तो जितने भी आपने कागज बाहर साइन किए वहां पर आपने भारत नहीं लिखा, वहां पर आपने इंडिया लिखा है। आप इंडिया कहोगे लेकिन हिंदुस्तान के लोग उसको भारत कहते हैं, तो क्या था? अब है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज क्या है? क्या सेंटेंस क्या है? हाँ हाँ बोलो। इंडिया दैट इज भारत, दैट्स ए कंप्रोमाइज। जो मैंने पहले ही लिखा था, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत।
हाँ, ये नहीं बोलना कि भारत दैट इज इंडिया, नो, कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले इंडिया लिखा है, देन भारत लिखा है। इंडिया जिसको आप इंडिया कहते हो असल में वो क्या है, वो भारत। जो भारत है असल में इंडिया है, वो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो टर्म्स यूज की हमें वही बोलना है, एक्यूरेट। उसने लिखा है 159, हमें 1 2 3 4 5 नहीं बोलना है, हमें वही 159 ही बोलना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो आपको लिखना है इंडिया दैट इज भारत, नॉट भारत दैट इज इंडिया। मीनिंग सेम है, बट जो वहां पर यूज किया गया टर्म वो ऐसे है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये था आर्टिकल 1 के बारे में। अब है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के बारे में, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 सेज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 सेज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आप ही मुझे पढ़ाइए, आप मुझे बोलिए, शाबाश। क्या होता है? क्या मार कर लिखा, शाबाश। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। जो हमारे पास है टेरिटरी उसी में से कर सकते हैं, किसी को डिवाइड न्यू स्टेट बना सकते हैं। एडमिशन में कोई अगर फर्क कोई टेरिटरी अवेयर करेगी में हुआ पावर है पार्लियामेंट के पास कि वो किसी और को किसी और के साथ मिला के एक स्टेट बना सकते हैं। आर्टिकल 3 क्या है? नहीं पता। अगर एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ मिलाएंगे या अलग करेंगे, दैट इज आर्टिकल 3। बट व्हाट इज आर्टिकल 2? पहले मुझे ये बोलो, किसको पावर है कि वो एडमिशन कर सकता है या एस्टैब्लिश करता है न्यू स्टेट्स? पार्लियामेंट। तो गुड, पहला पॉइंट, पार्लियामेंट हैज पावर। याद रखना, आर्टिकल 2 पावर कैसे मिलता है? आर्टिकल 2 ही पावर देता है पार्लियामेंट को। इन्हें आर्टिकल 2 एम्पावर्स पार्लियामेंट to have admission or establishment of new states. So you can write Article 2 empowers the Parliament. Article 2 empowers the Parliament. इसमें हम एडमिशन ऐड कर रहे हैं जो हमारे टेरिटरी में नहीं होगा, जो हमारी बाउंड्री में नहीं है, न्यू स्टेट्स को हम एडमिट करते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं जो जिनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती है, एस्टैब्लिशमेंट उनको करते हैं, एडमिशन करते हैं जिनकी कब से करो कोई चलो हम बात करते हैं। देखो असल में क्या है, दो तरीके की पावर है। कितने? आर्टिकल 2 जो है वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। क्या करती है? पावर, एम्पावर कर, ताकत देती है। आप क्या कर सकते हो? आप एडमिशन कर सकते हो किसी स्टेट को, या आप एस्टैब्लिश ही कर सकते हो नई स्टेट को, ठीक है। तो दो तरीके की पावर है। हाउ मेनी? 2। शाबाश, बोलो क्या क्या है? 1 and 2। एक ही एडमिशन, एक ही एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन कैसे पार्लियामेंट करती है? एडमिशन टाइम के पर क्या करती है और इस पर क्या करती है? शाबाश, आप मुझे बोलो, आप पढ़ के आए हो सर, आप बोलो मुझे, शाबाश। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या करती है। शाबाश। देखो सिंपली है, मैंने यहां पर इसलिए अंडरलाइन किया था, एक को एडमिशन करती है, दूसरे को एस्टैब्लिश करती है। मगर ये एडमिशन क्या होता है, ये एस्टैब्लिश क्या होता है? आप ऐसे लिख सकते हो, इतना लिखो कम से कम। एक को एडमिशन करती है और दूसरा पावर जो है वो एस्टैब्लिश करती है, ठीक है। एडमिशन का मतलब है विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो फुल्ली इनकॉर्पोरेटेड डल्ली होगी एग्जिस्टेंस, उनको हम कहते हैं एडमिशन करना। जो आर नॉट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो इसने थोड़ा कहा था बिल्कुल सही,
You can write a sentence so that you can understand. It is to be noted that Article 2 deals with the admission. It is to be noted that Article 2 deals with the admission or establishment of new states into the Union of India, which may be formed, establishment of new states into Union of India, which may be formed of the territories not included in the existing state. Not included in the existing state. Not included into the existing. In the existing state. अच्छा, जब भी ऐसा कोई काम करना होगा, जब भी आपको ये काम करना होगा या ये काम करना होगा, तब फिर कौन करती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस कंडीशन पे करती है? शाबाश। ऑन व्हाट कंडीशंस पार्लियामेंट डज दिस? नहीं, कंडीशन क्या है? कंडीशन मेजॉरिटी की बात यहां पर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कंडीशन की बात कर रहा हूं। पार्लियामेंट को क्या लगेगा कि हमें ऐसा करना है, फिर वो बात दूसरी बात है कि कौन सी मेजॉरिटी होगी, दैट इज सेकेंडरी स्टेप। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है कि किस बुनियाद पर वो सोचती है कि हम ऐसा करेंगे। शाबाश। मैं पहले इन दोनों के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट अंडर आर्टिकल 2। तो पार्लियामेंट को क्या लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? National security, administration. कंडीशन क्या है? इसका आंसर ये है, एज इट थिंक्स फिट। जिसको ऐसा लगेगा ये करेगा, देयर इज नो कंडीशन। ओके, एज इट थिंक्स फिट, जो इसको अच्छा लगेगा कि ये करना है, ये जायज़ है, ठीक करना है तो करेंगे, नो कंडीशन, एज इट थिंक्स फिट। ऑप्शन यही आता है कभी कभार। इस चीज़ का खास करें, जो आपको लग रहा है ना कि मैं इजी वर्ड लिख रहा हूँ, ऑप्शन यहाँ से ही खड़ा हो जाते हैं, ठीक है। जब आर्टिकल मतलब थोड़ा ना 307 हमारा था, 35A, तो उन्होंने उसको मुझे क्यों नहीं बोला कि ये हमारी मर्जी, उन्होंने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए हमने सिक्योरिटी बनाया। तो उन्होंने क्यों वो ना गया, इसका मतलब ये है कि एज इट थिंक्स फिट, उनको लगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी की रीजन से उन्होंने किया, सिंपल, एज इट थिंक्स फिट, ठीक है। ओके, तो इस स्टाइल में हमने किस स्टेट को किया है, किस स्टेट को हमने मतलब ऐसे बनाया अंडर आर्टिकल 2? अगर आपको याद होगा, सिक्किम को हमने ऐसे किया है अंडर आर्टिकल 2 बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हाँ, किसको? उसको एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश एज ए न्यू स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो था ना अलग, यूटी था, उसको फिर यहाँ एडमिट किया गया हिंदुस्तान। वहाँ की जो असेंबली थी उन्होंने फिर कहा कि आप ऐसा करो, ठीक है, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो। ओके, नाउ देयर इज एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट पहले से ही दोनों लैंड एक्वायर होती है। देखो, एडमिशन का क्या मतलब, जो मैंने अभी कहा कि ऑलरेडी वो एग्जिस्टेंस होती है उस बुनियाद पर जिस बुनियाद पर एक स्टेट होनी चाहिए, उनका वो नहीं होता है। जो आप एस्टेब्लिश करते हो ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, उनका वजूद वैसा नहीं होता है जैसे इनका होता है। एडमिशन का मतलब है कि आप ऑलरेडी ऐसे एग्जिस्ट करते हो जैसे कि आप स्टेट लग रहे हो, तो फिर आपको एडमिशन किया जाता है। दूसरा हो गया एस्टैब्लिश करना, आपको बनाया जाता है वैसे स्टेट, जो स्टेट की कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट है। ओके, नाउ आर्टिकल 3, इस पर क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल 3 में। हाँ, जैन की ऑलरेडी थी स्टेट,
एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टेट हो ना, आपको किया गया ऐसा, बिकॉज पार्लियामेंट थिंक्स फिट, तो उसने ऐसे किया, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 3, हाँ आप मुझे बोलो, आप आर्टिकल 3 क्या कहता है? कितने चीज़ें आर्टिकल 3 के अंडर हम कर सकते हैं? हम मतलब पार्लियामेंट, यहाँ हमें यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, इट्स अ पार्लियामेंट। मुझे ये बोलो, पार्लियामेंट इस आर्टिकल 3 के अंडर कौन कौन से चेंज कर सकता है? बाउंड्रीज चेंज कर सकता है स्टेट्स, ओके, नाम चेंज कर सकता है 2, एरिया इंक्रीज कर सकता है, और डिक्रीज हो गई 4, और 1 है। चलो मैं पहला वाला मैं छोड़ता हूं, जो दूसरा वाला है इंक्रीज, दूसरा क्या होता है? तीसरा वहां पे लिखना है वर्ड, वहां पर लिखा होता है डिमिनिश, आप वहां पर चेक कर लें, डिमिनिश लिखा है वहां पर, डिमिनिश द एरिया, इंक्रीज द एरिया, और क्या लिखा है? 4th, चेंज व्हाट? चेंज द बाउंड्री, है चेंज द बाउंड्री, और 5वां चेंज द नेम। मगर क्या चेंज नेम ऑफ व्हाट? ये सारा मैं किसके बारे में बोल रहा हूं? स्टेट के बारे में बोल रहा हूं, ठीक है भाई। अच्छा मुझे बोलो पहला वाला क्या है? स्टेट के बारे में बात करो। शाबाश, आपने पढ़ी है लक्ष्मीकांत? पढ़ी है? थोड़ी थोड़ी लिखो। फर्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फॉर्म ए न्यू, लिखो फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, form a new state by separation of territory from any state, ठीक है, from any state, or by uniting 2 or more states, or by uniting 2 or more states, or parts of states, or parts of states, or by uniting any territory, or by uniting any territory to part of any state, or by uniting any territory to a part of any state। यानी आपको पहली स्टेट है, इस स्टेट के बीच में और एक स्टेट निकालते हो। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश स्टेट थी, आपने उसको तेलंगाना निकाला, तो ये किस आर्टिकल के अंडर हम करते हैं? आर्टिकल 3 के अंडर। या आप 2 स्टेट्स को मर्ज कर सकते हो, एक ही स्टेट बना सकते हो। आप पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को एक ही स्टेट बना सकते हो, ये भी हम किसके अंडर कर सकते हैं? या अगर ऑलरेडी कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, फॉर एग्जांपल आप क्या करेंगे? लद्दाख को इसको साथ एक पार्ट है ना, इस लद्दाख को पार्ट एज अ पार्ट को इसके साथ ऐड करेंगे, या इस पार्ट को अलग करेंगे। ये किस आर्टिकल के अंडर होता है? ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 3 के अंडर होता है। जब भी आप क्या करते हो, किसी स्टेट को बनाते हो, तो स्टेट में से स्टेट को निकालते हो। आंध्र में से तेलंगाना को बनाया, या आप 2 स्टेट को मर्ज कर सकते हो। आप जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा को एक ही स्टेट बना सकते हो। ये भी कहाँ हो जाएगा? आर्टिकल 3 के अंदर। या आप किसी पार्ट को इसके साथ मर्ज कर सकते हो, या किसी पार्ट को निकाल सकते हो। पार्ट एक हो गया स्टेट को निकालना, स्टेट को मर्ज करना। कोई हिस्सा, छोटा सा हिस्सा आप उसके साथ ऐड कर सकते हो, या वहां से आप बाहर निकाल सकते हो। तो उसको हम क्या कहेंगे? जब आप किसी स्टेट से कोई पार्ट निकालते हो, तो उसको कहाँ रखेंगे? किसी और स्टेट से ऐड करेंगे ना, किसी और स्टेट के साथ ऐड। किसी पार्ट को आप निकालते हो, तो वो दूसरे स्टेट के साथ मर्ज हो जाएगा। तो वो सारा जो होता है, ये सारा का सारा जो खेल है, ये होता है अंडर आर्टिकल 3। वहाँ पर आपको समझ में आया एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा करना होगा, क्योंकि ये स्टेट का मसला है, पार्लियामेंट में हो रहा है, अगर ऐसा करना होगा तो फिर क्या किया जाएगा? शाबाश, हाँ शाबाश।
जो ऐसा प्रपोजल जो होता है ये तब जाके होता है जब हम पहले बिल को वहाँ पर पेश करते हैं इस चीज़ के लिए, नॉट एज ए रेजोल्यूशन। मैं बोलूँगा कि ये क्या होता है। जब ऐसा चीज़ करना होगा अंडर आर्टिकल 3 तब हम इसको करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बिल। बिल नॉट बाय एज अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्यों नहीं करते हैं, बिल क्यों से करते हैं? हाँ मैं बोलूंगा अभी। बिल जो होता है, बिल्कुल रेजोल्यूशन और बिल में क्या फ़र्क है? सेम प्रपोजल है, सेम कागज़ है। इस कागज़ पे लिखा है कि ये बिल है, इस कागज़ पे लिखा है ये रेजोल्यूशन है। फ़र्क क्या है कि ये कोई पार्लियामेंट मेंबर करेगा, क्या करेगा, और ये कोई प्राइवेट मेंबर कर सकता है। यानी प्राइवेट मेंबर को ये ताकत नहीं है। इट शुड बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड वो करेगा सबमिट इन द फॉर्म ऑफ बिल। लेकिन वो खुद बिल वहां पर सबमिट नहीं करेगा जब तक उसको प्रेसिडेंट ये नहीं करेगा, इजाजत नहीं देगा। तो इसका मतलब है इसका प्रियर अप्रूवल होना चाहिए फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी ये बिल करेगा ना अप्रूव, कहां पर? पार्लियामेंट में। कौन करेगा? प्राइवेट मेंबर और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर वो प्राइवेट होगा तो क्या बिल कर सकता है? वो क्या करेगा? रेजोल्यूशन। तो जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर भी पेश करता है, वो पेश करता है नॉट रेजोल्यूशन बट बिल, करेगा ना बिल। जो ही वो बिल करता है वहां पर प्रेसिडेंट, लेकिन वो खुद नहीं कर सकता है, उसको पहले प्रियर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, प्रियर अप्रूवल, प्रियर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे पूछो। शाबाश, नहीं समझ में आ रहा है? जब मेंबर पेश करेगा बिल, पहले उसको अप्रूवल मिलना चाहिए ना, किसकी से? तब जाके वो पार्लियामेंट में करेगी। फिर जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगी, पार्लियामेंट में जब देखो पहले मेंबर ने, किसी मेंबर ने क्या किया, पार्लियामेंट में बिल लाई, ठीक है, दिस इज बिल, मे बी ऐसे आपको समझ आ सकता है। जब भी ले जाएगा ना, पहले इसको थोड़ा था वो स्टाइल, प्रेसिडेंट के तरफ से इसको अप्रूवल मिलना चाहिए। जब इसको अप्रूवल मिला, इसने कहां ले लिया? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब बिल पास हो जाएगी, फिर क्या करता है? फिर यही हीरो क्या करता है, ये स्टेट को भेजता है। स्टेट फॉर व्हाट? फॉर ओपिनियन। हाँ, जस्ट फॉर ओपिनियन। प्रेसिडेंट कितना टाइम देता है वहां पर नहीं लिखा है इस चीज के लिए। इस चीज आर्टिकल 3 के अंदर जो चीजें चेंज हो रहे हैं, उस चीज को मैं लेके कह रहा हूं। जब प्रेसिडेंट एक टाइम पीरियड देता है, तो टाइम पीरियड में स्टेट को वापस देना है कि हाँ आप ऐसा कर सकते या नहीं कर सकते, हमारा वोट है या हमारा वोट नहीं है। अगर उन्होंने टाइम में उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उसने 1 महीना रखा, वहां पर नहीं लिखा है टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल उसने 1 महीना रखा, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ये दे दो, क्या दे दो? जो मैंने आपको दे दिया है उसका अप्रूवल दे दो, या आपकी मर्जी है डिसअप्रूव देना, है ना। हमारी मर्जी है, हाँ ठीक है, हमारी मर्जी है नहीं, हम नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी उसकी ओपिनियन है ना, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पर वो बाइंडिंग नहीं। अगर उन्होंने टाइम पर नहीं दिया तो फिर क्या चलेगा? उसको कंसिडर किया जाएगा, दिस इज ओके, just to seek the opinion, but that opinion is not binding on the president. So यहां पर हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रल का ज्यादा पावर है, ये हम कह सकते हैं। So आपने क्या समझा कि अगर एक मेंबर, एक आदमी बिल करता है पेश पार्लियामेंट में, वो रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं हो जाएगा, वो बिल के थ्रू हो जाएगा। रेजोल्यूशन एक प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता, इसके लिए मेंबर को करना है। और मेंबर को रेजोल्यूशन को क्या करना है? वो तो खुद ही बिल पास करता है, लेकिन उस बिल को भेजने के लिए, पार्लियामेंट में भेजने के लिए उसका अप्रूव होना चाहिए, किसका? प्रेसिडेंट का। तब जाके यहां पर पास होती है। जो ही ये पास होती है, पास होने के बाद प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट से लेके स्टेट, और स्टेट को हम क्यों भेजते हैं? टू सीक जस्ट ओपिनियन। तो फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी राय हमें देखनी है, चाहे वो करें या ना करें, दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट को क्या लगेगा, वो वही करेगा। तो हमारा यह मकसद ये है कि सेंटर का पावर यहां पर नहीं, मैंने एग्जाम्पल दी थी, वहां पर टाइम पीरियड नहीं लिखा है। पार्लियामेंट में
किस पे? हाँ होती है ना, अभी आ रहा हूँ ना, अभी आ रहा हूँ। तो जब भी हम ऐसा चेंज जब भी हम ऐसा चेंज करते हैं तो हमें वहाँ पर एक मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ओके, तो वो कौन सी मेजॉरिटी है? सिंपल मेजॉरिटी। हाँ, जब भी यहाँ पर पास होती है बिल, जब बिल पास होती है, पैसेज ऑफ द बिल, वो होती है सिंपल मेजॉरिटी। तो ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है वो मैंने आपको बोला है, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट की स्ट्रेंथ, नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या है? सर मतलब जब अमेंडमेंट होता है ना सर, तब भी पहले हम बिल मतलब तब भी हाँ, एज अ बिल, एज अ बिल। तो फर्क क्या है उस बिल और इस बिल में सर? देखो, एक हो गया, एक, हाँ, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तब आपको 368 के अंडर करना है। अगर आपको ऑर्डिनरी चीज़ें चेंज करनी है तब आप सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे, वो 368 में नहीं आता, जो मैंने आपको पहले ही से ही कहा। शायद आप याद नहीं रखते हो, या आपका जहन या फोकस उस वक्त नहीं रह चुका होगा, कहीं और होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया वो, कि जब भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करनी हो, कोई स्पेशल इशू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करनी, या कोई चेंज जो फेडरल फीचर होगा या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करनी होगी, तब आपको कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट बिल पास करनी है, और दोनों हाउस में पास करने। जब दोनों हाउस में सेपरेटली पास करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तब आज जाके अप्रूव होता है 368 के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। वो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब आपको ऑर्डिनरी चीज़, कोई चीज़ करनी होगी, कहीं चेंज करना होगा, लेकिन वो ऑर्डिनरी है, फॉर एग्जांपल ये मसला है, तो इसके लिए क्या ज़रूरत है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना? कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपल मेजॉरिटी करते हैं, जो नहीं आता है अंडर आर्टिकल 368, जिसको हम नहीं कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल चेंज लाने विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, समझ में आया सबको? अब क्या समझा आपने कि प्रेसिडेंट जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है। इस आया समझ? आप एक नोट लिखो, नोट, फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स वी नीड सिंपल एक्ट। अगर हमें नई स्टेट क्रिएट करनी होगी तब हमें क्या चाहिए? सिंपल एक्ट चाहिए, कामा, क्या लिखा आपने? फॉर क्रिएटिंग न्यू स्टेट वी नीड सिंपल एक्ट, कामा, फॉर अटैकिंग न्यू एरिया ऑफ अनदर कंट्री, फॉर अटैकिंग new area of another country, a constitutional amendment is required. For attacking new area of another country, we need constitutional amendment. But my question to you is, if there is a dispute between two countries, what will happen? No need to for constitutional amendment. Why? शाबाश। अगर पहली पॉइंट क्या है, अगर हमें कोई एस्टैब्लिश स्टेट करनी होगी तो सिंपल एक्ट से हम करते हैं। अगर हमने दूसरे कंट्री से एरिया ले लिया तब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या करने की जरूरत है? नहीं करनी है। by attacking a new area. तब क्या करना है? Constitutional amendment करना है. अगर वहीं अब अगर डिस्प्यूट होगा, ये दोनों कंट्री के दरमियान डिस्प्यूट होगा, तो उस वक्त हमें क्या करना है? देन नीदर ऑफ द टू इज एप्लीकेबल। ना हम वो कर सकते ना ये कर सकते, तो जंग हो जाएगी। देन नीदर ऑफ द टू इज, क्या लिखा आपने? इफ देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन टू कंट्रीज देन नीदर ऑफ द टू इज एप्लीकेबल। हाँ, अगर आपने एक्वायर किया दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, किस आर्टिकल का constitutional amendment? देखो पहला ये है कि अगर आप कोई स्टेट एस्टेब्लिश करते हो तो सिंपल एक्ट की जरूरत है। अगर आपने दूसरे कंट्री से कोई एरिया ले लिया, जंग के लिए. नहीं कोई एरिया ले लिया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए। अगर आप कोई एरिया ऐसा है आप लेना चाहते हो मगर आपको आपस में डिस्प्यूट है, फिर क्या करोगे आप उसको ले सकते हो? नहीं। ना तो हम वो कर सकते हैं ना तो ये हम कर सकते हैं।
If there is dispute between two countries, then neither of the two is applicable. समझ में आ रहा है? टाइम क्या? हाँ? शेयर हुआ? लेट हो गया? चलो ठीक है। आर्टिकल 4 कल पढ़ें? हाँ? आर्टिकल 4 क्या है? हाँ? बोलो। माने? आपको मैंने कहा था शायद वो पढ़ के आया ना। किस मेजॉरिटी के अंडर हमने किया? क्या हमने उसको सिंपल मेजॉरिटी के अंडर किया या हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाया? ठीक है, अगर सिंपल मेजॉरिटी के अंडर किया तो फिर 368 के अंडर नहीं आएगा, मत आएगा वो चेक करना घर में। ठीक है, पढ़ के नहीं आए हो, सिर्फ यहाँ बात करते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके बारे में परमानेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला?